आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वीडियो हमारी EMRS एग्ज़ाम 2023 एंड चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम 2023 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड है। इससे पहले भी और हमारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आई होप कि आप वो सारी वीडियो देख लेंगे। उनकी लिंक, जो प्लेलिस्ट की लिंक है, वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इससे क्या होगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत बेहतर होंगे। आपको आइडिया लगेगा कि किस पार्ट में आपके कमज़ोर पार्ट है या कौन सा आपका बेहतर पार्ट है, किस पार्ट पे आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस सीरीज़ से आपको वो सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, है ना। इसके साथ ही अगर आप डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हम टेलीग्राम ग्रुप पर कराते हैं, तो उसके लिए आपको पेडागोजी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें हम डेली रात को 9 बजे पेडागोगी एंड CDP या टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको एक और बेहतरीन आइडिया समझ में आता है कि हाँ, जब मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हो जाती है, और ये वही करने में आपकी मदद करता है। और अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशंस की PDF या अदर नोट्स चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको पेडल अप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है उसका प्रयोग किस में किया जा रहा है। क्या वो श्यामपट्ट कौशल में, प्रश्न कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात से अज्ञात का ये मतलब है कि पहले आप कोई चीज़ जानते हैं, फिर उसको वहाँ तक ले जा रहे हैं जो चीज़ आप नहीं जानते हैं। तो क्या श्यामपट्ट कौशल में ऐसा होगा? नहीं। श्यामपट्ट में क्या करेंगे आप, सीधे जाके कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज सीधे जाके आप लिख देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ज्ञात से अज्ञात जोड़ने का काम उतनी बेहतर ढंग से नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम जानते हैं कि बच्चों के एज अ एक्टिव लर्नर होके चीज़ों को एक्सप्लोर करना है ना, उसे ज्ञान का निर्माता बनना है। तो ये जो चीज़ हो रही है वो आपके कहीं ना कहीं प्रश्न कौशल में डेवलप हो रही है कि ज्ञात से अज्ञात ले जाने का हम उसे काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है मूल्यांकन के लिए, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए, नवाचार के लिए, या पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए। तो जो पाठ्य योजना है आपकी, वो लेसन प्लान किस लिए बनाए जाते हैं। तो लेसन प्लान बनाते समय आपने अगर B.Ed किया हो या JBT वगैरह भी किया हो, तो आपने जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं, आपको टीचिंग मिलती है, उसमें सबसे पहला लाइन होती है वो होता है उद्देश्य का, कि आप टीचिंग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, कि आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसका क्या उद्देश्य है, बच्चा क्या सीखेगा। तो जो पाठ्य योजना का निर्माण है वो मेन चीज़ है आपका उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए, है ना। बाकी इसमें और चीज़ शामिल हो जाती हैं, बट जो ब्रॉड टर्म है वो है आपका उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है। क्या छात्रों को पर्याप्त अभ्यास कराया जाए इसलिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलित करने के लिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाए इसलिए, या छात्र को बार बार प्रश्न दें इसलिए। तो आपको बताना है कि क्रिया प्रसूत, पहली बात अगर इससे कुछ चीज़ें निकालें हम, तो ऑपरेंट कंडीशन का आपको पता है स्किनर ने ये चीज़ दिया था, है ना। स्किनर का ये सिद्धांत है, और स्किनर ने जिस चीज़ पे गौर किया है, और या इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो है छात्रों के उचित व्यवहार को पुनर्बलित करने के लिए, है ना। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप के अनुसार उच्च स्तर है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पता है ब्लूम ने दी थी। इनने अपना एक ट्रायंगल दिया था जिसमें अलग अलग पार्ट दिए थे, जिसमें आपका लॉर्ड्स एंड हॉर्ट्स के बारे में जिक्र किया था, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में जिक्र किया था। बट इसका जो संशोधित रूप है वो कौन लेके आया या कब लेके आया, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संशोधित रूप है वो आपका 2001 में आया था। ये बात ध्यान रखनी है। किसने किया संशोधित? एंडरसन ने। एंडरसन कौन थे? एंडरसन इनके शिष्य थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो एंडरसन के अनुसार इनका उच्च स्तर है वो है आपका क्रिएटिंग का। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी हम पिछले क्वेश्चनों में करा चुके हैं आपको, और उसका संशोधित रूप भी करा चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने संशोधन दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसका संबंध समानता से नहीं है? विकलांग की शिक्षा से, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से, प्रवेश के नियम से, अधिगम पठार से। तो आपको पता है कि समानता जो वर्ड है वो आपका समावेशी शिक्षा से कनेक्टेड है ना, और उसका जिक्र इनमें से जो नहीं मैच खाता है वो है आपका अधिगम पठार। ये आपका लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को आसान बनाने में, शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बनाने में, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, या शिक्षण को सहायता देने के लिए। तो जो शिक्षण में अगर आप बात करते हैं किस चीज़ की, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं क्यों लाई जाती हैं, मतलब एक्टिविटीज़ करिकुलम में क्यों ऐड की जाती हैं, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ रोचक लगे, बच्चों का इंटरेस्ट हो, तो बच्चे और सीखने के लिए
जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न होने के अंदर है और सीखने के लिए तैयार हो जाए। उसका जो बेस्ट आंसर जो बन सकता है वो है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। क्योंकि कई एक कॉन्सेप्ट जैसे मुझे पढ़ाना है, मे भी हो सकता है वो एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो बच्चों को, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को, सेम कॉन्सेप्ट को किसी और एक्टिविटी के जरिए हम बता सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को रोचक बना रहा है जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि में कौन सा सही नहीं है? प्रशिक्षित शिक्षकों की विद्यालय में उपलब्धता। आपने पढ़ा होगा रिसोर्स टीचर के बारे में, है ना, तो ये उसी के बारे में है। विद्यालय में आवश्यक ढांचा होना, विकलांग बच्चों के माता पिता को उनके बच्चों से कहना कि वो उन्हें विशेष स्कूल में लेके जाएं, या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं मतलब काउंसलर की नियुक्ति करना। आई होप कि ये तो एक्चुअल अप्लाइड भी क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि जो नेगेटिव यहाँ वर्ड दिख रहा है वो ये कि विशेष स्कूल में ले जाने के लिए कहना, वो भी किसमें, समावेशी शिक्षा में। तो ये इसका हमेशा विरोध ही करती है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को साथ लेकर एक जगह पढ़ाया जाए, है ना। तो ये जो यहाँ निगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पाठ्यक्रम विकास से संबंधित कार्यों को सही क्रम में लगाएं। आपको ऑर्डर सीक्वेंस में लगाना है कि उद्देश्य निर्माण पहले आता है, आवश्यकताओं का आकलन, उपयुक्त रणनीति का चयन, व्यवस्थित विषय वस्तु या मूल्यांकन। तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली ये बात है, जो सबसे पहले आएगा वो आपको नीड जाननी होगी एक बच्चे की, कि आखिर में बच्चा क्या सीखना चाहता है या उसकी एज के अप्रोप्रिएट क्या चीज़ उसे सिखाई जानी चाहिए। तो यहाँ जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपका आवश्यकता, मतलब नीड का आकलन, जानना है कि उसकी आवश्यकता क्या है। फिर आप उस हिसाब से उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। उद्देश्य निर्धारण के बाद आप विषय वस्तु को चुनेंगे। विषय वस्तु चुनने के बाद आप क्या करेंगे, उस विषय वस्तु के उपयुक्त रणनीति बनाएंगे। रणनीति बनाने के बाद, हाँ रणनीति मतलब ये फोर्थ है, ये थर्ड नंबर है। रणनीति बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो आपका 21435 ये आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको सिक्वेंस समझ में आ गया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है, यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस करता है, तो आपको बताना है कि ये बच्चा किस ओर संकेत कर रहा है। क्या डिस्ग्राफिया का बच्चा है, डिसलेक्सिया का, डिसकैलकुलिया का, डिस्प्रैक्सिया का। तो यहाँ कुछ की पॉइंट है वो नोट करने हैं कैसे। तो भाषा को पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये बच्चा जहाँ भाषा को पढ़ने या समझने में कठिनाई हो वो होता है डिसलेक्सिया का बच्चा, पठन विकार के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ अगर एक्स्ट्रा मैं नॉलेज आपको बताऊँ कि यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या छुपे हैं इस क्वेश्चन में, तो डिसलेक्सिया आपकी SLD है, मतलब इस पर लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी की यहाँ एक बात और दी गई, वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं वो या तो औसत बुद्धि वाले होते हैं, अब औसत से अब एवरेज होते हैं, कभी भी ये बिलो एवरेज बच्चे नहीं होते। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि RPW में कितनी नियोक्ताओं को जोड़ा गया है। यहाँ क्वेश्चन को आपको बड़ी ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कितनी नियोक्ताओं को जोड़ा गया है, तो ना कि ये पूछा है कि आपको कितनी नियोक्ताएं RPWD में हैं। सबसे पहले बात करते हैं RPW क्या है। ये 2016 में आया था आपका। ये PWD एक्ट का आपका एक रिफाइंड वर्जन है। इसमें क्या है, टोटल नियोक्ताओं की बात करें तो 21 हैं, बट इसमें जोड़ी कितनी गई वो है 14। पहले थी 7, इसमें 14 जोड़ के 21 बनाई गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जन्मजात शिशु में जन्मजात प्रतिवर्त हैं। प्रतिवर्त यहाँ इंग्लिश में अगर बात करें तो रिफ्लेक्सिस को कहते हैं। आपने पियाजे की अवस्था, पहली अवस्था की पहली उप अवस्था में पढ़ा होगा, जिसे हम रिफ्लेक्सिव सब स्टेज के नाम से जानते हैं। तो क्या बच्चे में रिफ्लेक्सेस हैं, पकड़ना, चूसना, छींकना है सभी। तो यहाँ जो सभी क्रियाएं हैं वो आपकी क्या है, रिफ्लेक्सेस हैं, जो बच्चे में जन्मजात होती हैं। ये कब तक रहती हैं, जन्म से 1 महीने के अंदर रहती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक 4 वर्ष का वाला है कि उसके कितने मित्र हो सकते हैं, 1, 2, 5 या बहुत सारे। तो 4 वर्ष का जो बच्चा है उसके मैक्सिमम 2 दोस्त हो सकते हैं। ये आपके NIOS बुक्स में दिया गया है, आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके 2 दोस्त हो सकते हैं। पूछा मैं है कि आपका 4 वर्ष का जो बच्चा है किस रेंज में आएगा, क्या वो इन्फेंसी का है, क्या अर्ली चाइल्डहुड है, या मिडिल चाइल्डहुड है, या एडोलसेंस है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पोर्टल को एक राष्ट्र एक मंच के रूप में पेश किया गया है। क्या निष्ठा है, क्या दीक्षा है, क्या क्रोम है, क्या ई वोटिंग है। तो अगर मैं इनका थोड़ा डिटेल में बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं कि निष्ठा है क्या आकर। तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपको गूगल पे भी आसानी से मिल जाएगा कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगर दीक्षा की मैं बात करूं तो दीक्षा क्या है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके फुल फॉर्म कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दीक्षा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना।
और क्रोम आपको पता है ब्राउज़र है, ई वोटिंग जैसा अभी आप कहीं कहीं आया है कि आपको वोट कराना है तो मेजोरिटी पब्लिक को ऑनलाइन जरिए वोट कराया जा सकता है। तो इसका अगर सही बात करें कि एक राष्ट्र एक मंच के तौर पर किसे लिया गया, वो है आपका दीक्षा ऐप। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा आईसीटी का उदाहरण नहीं है, स्मार्ट टीवी विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन, ऑनलाइन क्लासेस या ई पाठशाला। तो अगर आईसीटी की बात करें तो जो यहाँ नहीं वर्ड है वो किससे जॉइंट है, आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ स्मार्ट टीवी है, अगर स्मार्ट टीवी होता तो ये आईसीटी का पार्ट होता, बट इसमें कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं है। बट आईसीटी में आपको स्पेशली बोला गया है कि यहाँ आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है ताकि आप और जगह से और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बारीक डिफरेंस है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, तो ये थे आज के हमारे बेहतरीन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें हमने आईसीटी को कवर किया, आपका समावेशी शिक्षा के भी क्वेश्चन कवर किए, है ना। और पिछली प्रैक्टिस सेट आई होप आपने सारे देखे होंगे, उसमें कई अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर करे हैं, जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या पूछा जाता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कुछ उनकी प्लेलिस्ट हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ पीआरटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक चंडीगढ़ पीआरटी ने पूछे हैं, है ना। उसके बाद ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस पर और भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट्स से क्वेश्चन डाले गए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ डीटर प्लस भी पीआरटी की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उससे और बेहतर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में चीज़ें आई होंगी, कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो आगे आने वीडियो में निश्चित तौर पे होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।